सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ अलीना इलियास हैं, हमारी को एंकर। जुल्करनैन इकबाल सुप्रीम कोर्ट के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हाई कोर्ट को भी देखते हैं कभी कभार, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन में भी आते जाते रहे हैं। और इसके साथ अकील जो पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, ये हमारे साथ हैं। और आज जो मौजू है, आज एक तो सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो केस है, उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आज डिसीजन, इस्तदा जो थी फुल कोर्ट बनाने की, उसको मुस्तरद किया गया। और क्या इसके अलावा हुआ, अब क्या उसका मुस्तकबिल है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि चेयरमैन PTI को दीवार से लगाने की जो कोशिशें हैं, यानी इससे मुराद ये है कि उनको इलेक्शन के अमल से बाहर निकालने के लिए, उनको नाअहल करने की जो PDM हुकूमत की जो कोशिशें हैं, वो बिल्कुल इस वक्त टॉप पर हैं। और अगले 2 दिन जो हैं वो बहुत अहम है। हुकूमती जो हमायत करने वाले जो सहाफ़ी हैं, वीलॉगर्स हैं, वो कह रहे हैं बस 48 घंटे रह गए हैं और इन 48 घंटे में नाअहलियत भी हो जाएगी और बल्ला जो इंतखाबी निशान है तहरीक इंसाफ का, वो भी विदड्रॉ हो जाएगा, वो भी तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा। इसका मतलब है गलियां हो जाए सुंजियां, विच मिर्ज़ा यार फेरे। ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश, और बहुत अरसे से चली आ रही है, पूरी नहीं होती रही। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो कोई फ़ैसला करने के नज़दीक हैं। लेकिन आज जो 3 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस याहिया अफरीदी जिसको प्रिजाइड कर रहे थे, जिसमें मज़ाहिर अली नकवी भी थे, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा भी थी, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब से ये कहा कि आप हमारे पास आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ मांगने के लिए, वो हम पहले ही आपको दे चुके हैं। ये एक कमरा अदालत में सन्नाटा था, जुल्करनैन भी वहाँ पर मौजूद थे। ये बात सुनकर तो हर बंदा एक दूसरे की तरफ देखने लग गया कि ये क्या, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि स्टे है, और फिर उन्होंने वो CRPC का सेक्शन आई बिलीव 226 है, ये 561 उसको उन्होंने पढ़ा, और उसमें ये था कि अगर TA यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अगर आपने दी हुई है तो फाइनल जजमेंट नहीं आ सकती जब तक उस केस का फ़ैसला ना हो जाए, और वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दायर की थी तहरीक इंसाफ ने कि हमें जज साहब पर कोई एतमाद नहीं है और किसी और केस किसी और जज को किया जाए ट्रांसफ़र, और इसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन का मामला है वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। ये मौज़ूआत हैं, और बजाय इसके कि हम पॉलिटिशियंस को बुलाते जो आके हमेशा स्टेटेड पोजीशंस बयान करते हैं अपनी अपनी पार्टी की, तो मैंने सोचा कि जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद रहते हैं हर वक्त और चीज़ों को देखते हैं इंडिपेंडेंटली, ज़रा उनसे हम बात करते हैं, उन प्रोग्राम में लेके आते हैं। तो सबसे पहले जुल्करनैन, एक तो पहले आप जो फ़ौजी अदालतों के क़याम का मामला था, बड़ी एक आवाज़ जो थी उमर अता बंदयाल साहब की, बड़ी जज्बाती सी आवाज़ थी, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि कोई राज़ी हो नाराज़ हो, हम जो कुछ करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं, करते रहेंगे और अपने अल्लाह को जवाब दे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो हुकूमती प्रेशर है वो बड़ा शदीद प्रेशर है जिसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम काम करते रहेंगे और हम बिल्कुल इस बात की हमें कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या करे। और उस वक्त मैं देख रहा था हमारे कोलीग्स जो आयल की दूसरी तरफ हैं, उनके जो चेहरे हैं वो बड़े लंबे लंबे, यूँ लंबे लंबे बताऊँ बैंगन, क्या कहते हैं आप? देखिए, साथ एक जुमला उन्होंने और बड़ा अहम कहा था, इसी में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर उनकी आवाज़ में जोश और वो नज़र आ रहा था, वो उनका ये जुमला था कि हमें अल्लाह के अलावा किसी की मदद और सहारा नहीं चाहिए। ये उन्होंने बड़ा मानीखेज़ जुमला उस वक़्त बोला था। साथ ही इस सारे का बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि फैसल सदीकी जो कि दरख्वास्त गुजार थे, जिन्होंने फुल कोर्ट का बेसिकली कटा खोला था, असर नूर बाकायदा एक तहरीरी दरख्वास्त दे के
वफाकी हुकूमत ने लेकिन उनकी तो बड़ी तारीफ की आज उमर अताब बंदयाल साहब ने कि आप हेल्पलेस लोगों की बहुत मदद करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज आप हमसे उम्मीद ना रखें। इसमें कोई शक नहीं कि फैसल सदीकी साहब एक बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त वकील हैं, और वो बहुत से हमने देखा है कि लोग जो अदालत में आए होते हैं जिनका वकील कोई नहीं होता, बहुत पावरफुल लोग हैं जो जिनके अगेंस्ट को खड़ा नहीं हो सकता। जैसे एक नायाब उमरानी है, जागीरदार वडेरे सारे बलूचिस्तान और सिंध के उनके ख़िलाफ़ थे, उनकी ख़ानदान को, उनकी मदर को, उनके फादर को कत्ल भी किया हुआ था, कोई उनका केस लेने को तैयार नहीं था वहाँ पे। फैसल सदीकी साहब ने कोर्ट में ओपनली उनको देखा, उनका केस वो किसी और चक्कर में आए थे, उन्होंने खड़े होकर कह दिया थी मैं इनका वकील हूँ। आज वो वकालतनामा जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, निजी ट्रायल कोर्ट में केस लड़ा उन्होंने, अब भी लड़ रहे हैं। तो ये उनकी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि वो सिर्फ फीस नहीं देखते, वो प्रो बोनो बहुत सारा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फैसल सदीकी साहब ने एक कटा खोला पहली बार तहरीरी दफ़ा। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ अपने जवाब में जिक्र किया था कि फुल कोर्ट बना दें, उन्होंने बाकायदा एक CMA दायर की कि इसको करें, क्योंकि CMA जब आ जाए उसको डिस्पोज ऑफ उस पर, इसीलिए कोर्ट ने दोबारा गौर किया, और दोबारा गौर करने के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंची अदालत कि जो उनका बेसिक दलील थी, जो नुकता था कि जी गवर्नमेंट फैसले नहीं मानती, इस बेंच का शायद फैसला ना माने, फुल कोर्ट बना दे, डिक्टेटर भी मानने के पाबंद नहीं है तो ये भी मान जाएंगे। उस पर फिर मेरा ख्याल है जो जजेस की आपस में मुशावरत हुई है। आप एक चीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जिस वक्त उमर अताब बंदयाल साहब ने ये बात करना शुरू की, उससे पहले उन्होंने एजाजुल एहसन साहब से बात हुई, एजाजुल एहसन साहब के साथ यही अफरीदी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे बात की, इधर भी दूसरी तरफ भी आयशा मलिक साहिबा तक वो उधर तक बात आयशा मलिक साहिबा तक गई। तो अब ये जो एक हम बात करते हैं कि कोर्ट बड़ी डिवाइडेड है, उसमें ग्रुप्स हैं जजेस के, लेकिन इसमें दोनों की रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि यही अफरीदी साहब भी बैठे हैं। तो जो कुछ भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने वो एक कंसेंसस स्टेटमेंट थी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसको शुड वी टेक इट लाइक दैट? यस, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी। उसकी वजह ये है कि जो ऑनरेबल जस्टिस यही अफरीदी साहब हैं वो अपना ओपिनियन पहले इन राइटिंग दे चुके हैं कि फुल कोर्ट इस पर बननी चाहिए, लेकिन जो रीजंस दी गई थी फैसल सदीकी साहब की जानिब से कि जी फैसला नहीं माना जाएगा, तो ये तो कोई भी जज इस चीज़ को सेकंड नहीं करेगा कि हाँ जी गवर्नमेंट फैसला नहीं मानेगी फुल कोर्ट। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था ना कि ये हम नहीं मानेंगे फैसले अगर फुल कोर्ट का नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने तो ना इलेक्शंस का फैसला माना, वो इसको भी कह रहे थे कि हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। कि जज चाहे हम कहते हैं करके काजी साहब के ग्रुप का हो या बंदयाल साहब के ग्रुप का, अगर हम ग्रुपिंग को बाकायदा नाम लेके उसमें करें तो जिस भी ग्रुप का जज हो, क्या वो ये चीज़ टॉलरेट करेगा या कि यार मैं एक बेंच में बैठा हूँ और गवर्नमेंट उसका फैसला ही ना माने, या आगे बंदयाल साहब तो चले जाएंगे, 1-1.5 महीना रहेगा उनका, उसके बाद भी तो काजी फायज़ साहब के लिए भी फिर ये इशू होगा कि जो फैसले हैं वो मनवाए जाएं। ये प्रेसिडेंट बन गया तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी, वो लेजिस्लेशन करती रहेगी कि हम फैसला नहीं मानते। लेकिन यार ये प्रेसिडेंट नहीं बनी जुल्करनैन के 14 मई को इलेक्शन होने थे, जब वो कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने आज बड़ी मानीखेज बात की है। जब ये फैसल सदीकी साहब कोर्ट में पहुंचे थोड़े लेट, क्योंकि वो कराची से आते हैं तो गालिबन उनका कोई इशू हो गया था, वो 10-15 मिनट लेट आए थे, इसलिए अनाउंसमेंट में थोड़ी डिले हुई। अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे खड़े थे, उन्होंने कहा ये जो बात की गई है कि जी फैसले नहीं माने जाते, तो इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा उस जजमेंट का तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इस हवाले से मौजूदा जो केस है इसके हवाले से आपको श्योरिटी देता हूँ कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उनकी बात पर कोई यकीन करेगा? अटॉर्नी जनरल साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पहले दिन मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि आपको कोई मुझ पर एतराज़ है, मेरी जवाद ख्वाजा साहब के साथ एक रिश्तेदारी है, अजीज़दारी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा आज आप एतराज़ कर लें, जब ये शुरू हो गया होगा फिर मत कीजिएगा। 2 दिन के बाद आते हैं और आते सारी कहते हैं हमें आप पर एतराज़ है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है अदालत में बयानों के हवाले से? देखिए, वो अटॉर्नी जनरल साहब का मसला ये है कि उन्होंने जो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से राय दी थी वो उस वक्त बतौर अटॉर्नी जनरल ज़ाती हैसियत में दी थी, जितना वो उनको जानते थे। अब देखें ये अब आप सुने ना, जो मैंने खुद उनसे ही बात पूछी थी कि आपने पहले ये से वो ये बात कर सकते हैं आप। अच्छा, अटॉर्नी जनरल जो है वो जो लॉ ऑफिसर है वो किसी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जैसे पाकिस्तान में होता चला आ रहा है वो यही बात करते हैं आके सारी। जाहिर है करनी तो फिर वही है, क्लाइंट तो वही है ना, तो फिर क्लाइंट तो वो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी। अच्छा खैर चले आगे, आप जो बात कर रहे थे कि अब ये जो एक उन्होंने ये इस हवाले से भी ये बयान कर दी बात और कहा कि आप आर्गूमेंट करें, तो अब आपको क्या लगता है 1-2 दिन
आज तो जब एंड वो कंक्लूड कर रहे थे, कंक्लूड भी करते हुए उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ अपील देना है उसके लिए 4 कैटेगरीज बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। नंबर 1 कैटेगरी वो होगी जैसे कुलभूषण की उन्होंने एग्जांपल दी कि वो जासूस जो गैर मुल्की पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एक वो कैटेगरी है। एक वो है जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में तकरीबकारी में मुलविस हैं। तीसरे आम सिविलियंस हैं जो किसी न किसी तरीके से उसके साथ अटैच होते हैं। चौथे वो हैं 9 मई वाले जो 102 अफराद गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा सिर्फ जो चौथी कैटेगरी है इनको हाई कोर्ट में प्रॉपर राइट ऑफ अपील देने के हवाले से गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा इस हवाले से GHQ के साथ 3 स्टार जो जनरल हैं उनके लीगल ब्रांच के, उनके साथ हम मुशावरत में हैं। ये तो खैर अच्छी बात है, अगर क्योंकि एग्जैक्टली अगर मुशावरत के साथ वो फैसला आ जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर हैं जिनकी कस्टडी में है, उनकी मुशावरत के बगैर तो हो नहीं सकता। उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं आज कोई बयान देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि राइट ऑफ अपील होगा या नहीं। अगर कोर्ट कल तक जाती है तो कल मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि शायद आपकी तो फिर इसलिए उसको समाप्त कोर्ट ने फिर ये कहा कि जी आज अगर आपका जवाब मुस्बत सिमत में ना जा रहा होता राइट ऑफ अपील पे तो आज हियरिंग हमने कंक्लूड कर देनी थी। ठीक हो गया। अब कल अटॉर्नी जनरल साहब बताएंगे राइट ऑफ अपील के हवाले से, बाकी आर्गूमेंट्स उनके पूरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और राइट ऑफ अपील के हवाले से बताएंगे। कोई और उन्होंने नुक्ता उठाना हुआ तो वो देंगे, उसके बाद फिर जवाब होगा। अगर तो इरफान कादिर साहब आ गए तो वो अपने आर्गूमेंट्स करेंगे कुछ देर के लिए जो उन्होंने जजेस पे लगता है कि कल जो है ये कंक्लूड हो जाएगी। इसकी इम्कान है, अगर कल हुई तो परसों तक हो जाएगा, और फिर अगर परसों भी ये कंक्लूड होती है आधा घंटा चल के या घंटा चल के, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीक है उसमें असम्बली भी तहलील होनी है, और असम्बली तहलील होने के बाद फिर ये शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल। ये बहरहाल ये जो फौजी अदालतों के क़याम का मसला है, जिसमें अच्छी चीज़ हमें ये नज़र आई कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक तासुर दिया है, और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एक हद तक दिया है कि फैसला मानो ना मानो हमने करना है। फैसला तो करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आखिरी बात है कि अगर मशावरत के ज़रिए, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है, कोई ऐसा फ़ैसला जिससे वो लोग जो 9 मई के अलावा जो फेस कर रहे हैं ट्रायल, जिसमें कुलभूषण यादव भी है, अगर वो मुतासर ना हो और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो तो उसमें मुझे लगता है अगर सबकी ओपिनियन भी आ चुकी हो तो आई थिंक वो इट विल बी एक्सेप्टेबल। रिएक्शन भी तो बहुत ज़्यादा आया था ना, ये जिस तरह के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे। मेरे ख्याल में इसका एक ये रीज़न भी होगा जो मुशावरत डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। आपके पास इंटरनेशनल प्रेशर होता है जिसको आपको मेंटेन तो करना ही होता है ना। बिल्कुल, देखना आपने इसको प्रेशर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं याह्या अफरीदी साहब की वो जो बेंच था 3 मेंबर तोशाखाना बेंच, वहाँ पर भी आज जिस वक्त ख्वाजा हारिस साहब से ये कहा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कि आप पढ़ें, हम तो जो आप मांग रहे थे आपको दे चुके हैं। स्टे का वर्ड हमने मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो जो उन्होंने वो 561 वो जो पढ़वाया उनसे, तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि जनाब उन्होंने ख्वाजा जो हैं ख्वाजा हारिस साहब ने जब बात की कि जी वो नीचे से भी स्टे नहीं मिला, ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है, कल 342 का बयान भी रिकॉर्ड हो गया, उस पर कहा याह्या अफरीदी साहब ने, कहते ख्वाजा साहब बात को समझने की कोशिश करें, हम जो दे सकते थे आपको दे चुके हैं पहले पिछली हियरिंग में, हमने ऑर्डर में मेंशन नहीं किया, आप ऑर्डर को समझने की कोशिश करें। ख्वाजा साहब ने कहा मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन जिन्होंने समझना था वो नहीं समझे, उन्होंने एक तो केसेस पूरे नहीं फिक्स किए, दूसरा वहाँ पे कल लगा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि मज़ीद बात आगे बढ़ जाए, आज गवाहों की फहरिस्त उन्होंने मांगी और साथ ये भी कहा कि राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर देंगे अगर गवाहों की लिस्ट ना दी तो, क्योंकि उस वक्त तक लिस्ट रिजेक्ट नहीं हुई थी, वहाँ ऊपर केस नीचे टेकअप नहीं हुआ था। तो वो उन्होंने फिर कहा कि जी आप जाके फेस करें हाई कोर्ट में, कल आप वहाँ जाएँ, लेट्स गिव हाई कोर्ट अ चांस, अगर वो नहीं होती तो आपकी दरख्वास्त पेंडिंग रख रहे हैं, और साथ ही इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी कर दिया, क्योंकि पिछली हियरिंग में भी जब ऑर्डर कंक्लूड हो गई थी हियरिंग, आखिरी जुमला याह्या अफरीदी साहब का यही था कि जो की इसमें पटिशन है वो मेंटेनेबिलिटी की है कि मेंटेनेबल है या नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि एक सेक्शन 561 है जिसके तहत हाई कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है ट्रांसफ़र समेत किसी भी किस्म का जिससे के ट्रायल मुतासिर हो रहा हो और मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। एक सेक्शन 526 उन्होंने पढ़वाया, वो था ट्रांसफ़र से रिलेटेड कि जब तक ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डिसाइड ना हो नीचे फाइनल ऑर्डर पास ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये बातें हमने ऑर्डर में नहीं लिखी थी, हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ी थी, लेकिन अगर कल आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप आइएगा, फिर आप कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, दोनों साइडों को सुन के फिर हम देखेंगे कि किस अंदाज में आगे चलना है। इस बेंच में याह्या अफरीदी साहब क्योंकि रेगुलरली काफ़ी अरसे से क्रिमिनल के केसेस कर रहे हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब वो तो वैसे ही क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज ही क्रिमिनल लॉ के अंदर है, तो दो बड़ी अच्छी। लेकिन मैंने देखा जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब आज मैं पहली दफ़ा उनको देखा अदालत में,
हल्का हल्का धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी, बातें सुन रही थी। जब वो ख्वाजा हारिस साहब ने सारा वो सेक्शन पढ़ा तो उन्होंने फिर ये कहा कि अफरीदी साहब ने, जस्टिस अफरीदी साहब ने, कि आप प्रे पढ़ें ज़रा अपनी, आपकी प्रे क्या है। तो वो जो एप्लीकेशन थी उन्होंने कहा कि अभी तक तो फाइल ही नहीं हुई, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। तो नहीं, उन्होंने कहा कि फाइल होगी, अभी तक उस पर ऑर्डर नहीं आया। नहीं। उन्होंने साथ एक ये भी कहा कि आप जिस ऑर्डर के खिलाफ यहाँ पे आए हैं अपील में, आपने प्रिज्यूम कर ली कि आपकी दरखास्त डिसमिस हो गई है, जबकि अभी एक ऑर्डर ऑफ द डे है, अभी डिसमिसल प्रॉपर नहीं हुआ। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर वो आई ना डिसमिसल का ऑर्डर, तो मैं फिर किधर जाऊंगा। तो मैंने देखा मुशर्रत हिलाली साहब बड़ा धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी। समझ पूरी तरह सारी जो कहानी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, भले वो कुछ भी कहें, गवर्नमेंट के वकील, अटर्नी जनरल साहब या जज हमायूं दिलावर साहब जो भी ऑर्डर पास करें, लेकिन मुझे ये नज़र आया कि ये जो 3 मेंबर बेंच है ये पूरी तरह सारी जो सूरत हाल है उससे आगाह है। और शायद इसीलिए क्योंकि वहाँ पर भी कुछ चेहरे मैंने देखा बड़े लंबे लंबे हो गए थे। अफरीदी साहब ने जब कहा ना कि स्टे मैंने दिया हुआ है आपको, कंटिन्यूसली स्माइल थी या अफरीदी साहब के फेस पे भी। और बाहर निकल के हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा एक शदीद किस्म का गम गुस्से का इज़हार भी किया था, या अफरीदी साहब पे उन्होंने डिसमिस क्यों नहीं की देवर। तो वो मैंने कहा यार चलें, इससे पहले मैंने देखा कि रुख पिछली हियरिंग के बाद भी चेंज हुआ था। मैंने आपको बताया था कुछ हमारे दोस्त जो थे, उससे पहले जब वो बंदयाल साहब का 6 मेंबर बेंच था तो वो भी बाकायदा तौर पर आके पढ़ के पहले बता रहे थे हो गया, फुल कोर्ट हो गया। यस, वो पहले से बता रहे थे कि ये सोना और रिजर्व किया इसी वजह से कि फुल कोर्ट हो रहा है। आपको पता है, तो बड़ा उनके लिए बड़ी परेशानी थी। लेकिन एक बात, प्रेस रूम में एक तजिया क्या हुआ था कि ये नून लीग के एक बड़े दानिश्वर साहब हैं, बड़े मशहूर हैं, वो उन्होंने कहा था ये बड़ा तमांचा होगा नून लीग के मुंह पे अगर उनकी असम्बली तलील हो जाती है, गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और इमरान खान अरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि आज अता तारड़ साहब मिले और बड़े अच्छे तरीके से मिले। हालांकि हम लोग बड़ा क्रिटिसिज्म भी करते हैं, यानी हमारी जो एडिटोरियल लाइन है, जो मेरी अपनी जो परसेप्शन है या चीज़ों को जो मैं देखता हूँ वो उनसे खासा मुख्तलिफ है, लेकिन ही शोड ग्रेट कर्टसी टुडे। और वो मिले और बड़ी मोहब्बत से, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप आएँ बोल पर, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा बिल्कुल। मैंने कहा जी वन ऑन वन आपके साथ करेंगे लेकिन मोहब्बत से। उन्होंने कहा यार आप जो मर्जी कीजिएगा मैं ज़रूर आऊँगा। सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। नहीं, वो उनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपना मौक़िफ़ जिस भी अंदाज में पेश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी प्रोग्राम में, वो जब भी आपसे मिलेंगे बड़े तरीके से मिलेंगे। मैं अक्सर उनसे बड़े सख्त क्वेश्चन करता हूँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जिस दिन वो खुद ना हो, किसी दिन कोर्ट के वजह से मुझे कॉल करके पूछें यार क्या हुआ था उसमें, ये फलां बात जज ने कही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही है। अच्छा जी, आप साहब की जब भी आप लोग दोबारा मिलें या उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाएं तो मेरा एक सवाल ज़रूर उनसे हमेशा से रहेगा कि जो उन्होंने आइन की किताब पकड़ के जो इशारा किया था वो काइंडली दोबारा मत कीजिए। वो ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ दैट इज आई एग्री विद यू। मैं ये कह रहा था कि जब एक दूसरे के सामने लोग आते हैं तो अभी इतनी कर्टसी है बिल्कुल कि अपनी अपनी आप ख्यालात के साथ एक दूसरे को ज़िंदा रहने का हक दें। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला जो नहीं मिलता हक। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल ऑपोजिट आपके ख्यालात हों, टोटल तजाद हो, फिर भी अगर आप मिले तो मरियम नवाज तो किसी को नहीं बचती, उनसे दूर है। वो तो खैर खातून है अब, और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। अच्छा, अकील बड़ी देर से बैठा, लेकिन इससे मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा क्योंकि हमने उधर तो इलेक्शन कमीशन जाना है जहाँ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ज़रा आ जाएं सेशन कोर्ट में। वहाँ पर आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बेचारे बिलबिलाते रहे, तड़पते रहे और कहते रहे कि जी वो कराची से आने गवाह एक दिन हमें दे दें। तो जज साहब ने कहा आप क्या बात करते हैं, और दूसरी वो भी नहीं टाइम दिया। और वो जो उन्होंने लिस्ट पेश की तो उन्होंने वो अमजद परवेज साहब दूसरे जो वकील इलेक्शन कमीशन, उनसे बात करके उनके आर्गूमेंट लेके उन्होंने कहा ये कौन से गवाह है, इनका तो ताल्लुक ही नहीं है इससे, चलें फारिग है आप। और कल 11 बजे फाइनल आर्गूमेंट। अगर आप फाइनल आर्गूमेंट करेंगे तो ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फैसला रिजर्व। सुना तो सकते नहीं क्योंकि या अफरीदी साहब ने कहा कि वो स्टे है उसमें, जब तक वो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं फैसला होता तब तक वो नाहल तो कर नहीं सकेंगे। देखिए वो सिर्फ नाहल ही नहीं है ना, गिरफ्तारी भी है उसमें, क्योंकि ये 5 साल की सज़ा है, और वो अगर सज़ा 2 साल से ऊपर हो तो। मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ लोगों के मैंने वीलॉग सुने हैं, यूँ जो है ना वो कचीचियाँ वट के तो बस यूँ उनकी ख्वाहिश है कि उठाएं और जेल में फेंके, बंद करें, और उसके बाद बल्ले का निशान लें और फिर अगले 5 साल
मुझे समी साहब सिर्फ एक नुक्ता बताएं, तवील अरसे से आप भी अदालतों में आ रहे हैं, पाकिस्तानी अदालतों में, जब से आप अमेरिका से वापस आए हैं, हमें भी आप वहाँ पे पाते हैं, अरसे से हम देख रहे हैं एक दूसरे को। फुल कोर्ट बनानी है नहीं, इसके ऊपर भी 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के सोचा, पूरा दिन लिया, 24 घंटे लिए, फिर आके उन्होंने सुनाया कि भाई नहीं हो सकता। हुमायूं दिलावर साहब की माशाल्लाह वो IQ लेवल कहें या जो भी कहें, वो इतना तेज़ है, उनकी जुडिशल माइंड इतना शार्प है, इधर आपसे सुनी इधर आपसे सुनी, वहीं बैठ के ऑर्डर लिखा देते हैं। वो सोचते भी नहीं है, सुनता ही नहीं है, सोचते भी नहीं है कि यार मैं जो लिखाने लगा पता नहीं वैसे वैसे खुशगवार मूड में रहते हैं, लिखवाना शुरू कर देते हैं 3-4 सफ़ों का। इतना सीनियर बंदा हो तो फिर इतनी उम्र हो जाए यहाँ बैठे नहीं, वो देखें वो जो एडिशनल सेशन जज नहीं बड़े सीनियर हैं, वो इस लिहाज से कि एडिशनल सेशन जज हैं, जो सेशन जज बनना है ना जिन्होंने, उस लाइन में वो नंबर 1 पे हैं। जी जी, आपको पता है सीनियरिटी में। अब जब भी कोई प्रमोशन होगी, हाँ जी, वैसे तो वो उसमें वो सेशन जज बन जाएंगे। तो और ये बात आपकी सही है कि वो सोचते नहीं है। अच्छा, बड़े खुशगवार हैं, हंसते रहते हैं अदालत में, लेकिन अपना काम जो है ना, वो उस्ताद दामन कहते हैं ना, बस पाई जाओ, वो अपना काम पूरा करते हैं। वो अब देखें, हमेशा जब आप प्री जुडिस होकर जी मैं ये जवाब आपसे लेता हूँ, फिर वो आते हैं और भी मामलात पर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, इधर अंदर PCR में भी बड़ी बिलबिलाहट शुरू हो गई है, तो छोटा सा वक्फा नाज़रीन, और फिर इंशाल्लाह बात करते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, और हमें इस वक्त PDM की हुकूमत नज़र आ रही है ये कोशिश करती हुई कि किसी तरीके से बल्ला भी छिन जाए तहरीक इंसाफ से, और चेयरमैन PTI भी जेल चले जाएं, और उसके बाद फिर बड़े आराम से पर्चियाँ डाल के ये PDM की क़यादत अपनी हुकूमत बना ले। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग। हम जो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत है, हुमायूं दिलावर साहब की, उसमें जो आज जो कार्रवाई हुई, जिसमें कोई गवाहान की लिस्ट जो है उसको भी रिजेक्ट किया गया, टाइम भी नहीं दिया गया, और कहा गया कि जी कल 11 बजे आप फाइनल आर्गूमेंट कर लें, करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो फैसला हमने महफूज कर लेना है। आज ही ये अल्टीमेटम दे दिया गया। होता है ऐसा अदालतों में? देखिए, उस वक्त होता है कि जब आप जानबूझ के डिले कर रहे हो और चीज़ों को लटकाए जा रहे हो। अब आर्गूमेंट्स के लिए आपने टाइम फिर भी ऐसा जज कहता है कल के फैसले के, मतलब ये तो है कि ठीक है जी कल आपका फाइनल आर्गूमेंट है, और ये कहना है कि अच्छा जी तू कल ना आया थे, कल तेरा बस। सर ये उस सूरत में होता है, दिस कंडक्ट ये बिल्कुल होता है अदालतों में, और उस सूरत में होता है कि जब आपको एक दफ़ा कोर्ट ने कहा जी कल आप आर्गूमेंट्स करें, आपने किसी बहाने से नहीं किए, दूसरी दफ़ा का आपने नहीं किया, तीसरी दफ़ा का आपने नहीं किया, फिर वो कहते हैं जी अब नहीं करेंगे तो राइट ऑफ डिफेंस क्लोज है। पहले ही फुर्सत में डायरेक्ट ही, मतलब वो तो यही उसका वो नहीं होता ना ऐसे। वो तो फिर है कि वो क्या उसे कहते हैं कि शेर की मर्जी थी अंडा दे बचा दे, तो फिर वो अदालत की मर्जी है, वो आखिरी बात पहले कर दे। वैसे जिस अंदाज में ये अगर ट्रायल जिस स्पीड से चल रहा है, जिस तरह वो मौके पे ही ऑर्डर लिखवाना शुरू कर देते हैं, मुझे तो लगता है आर्गूमेंट्स कल अगर नहीं होते बिलफर्ज, क्योंकि ख्वाहिश साहब तो हाई कोर्ट में बिजी होंगे कल। वो पहले तो ज़ाहिर है 11 बजे हियरिंग नहीं हो सकेगी, वो आगे टाइम करेंगे, और हाई कोर्ट ने अगर स्टे दे दिया तो ठीक है, ना स्टे दिया, ये हाई कोर्ट जिस तरह पहले दिन से लोग सोशल मीडिया पे सब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट सिर्फ आखिरी फैसला करने से रोकेगी, आर्गूमेंट से नहीं रोकेगी कि ठीक है ट्रायल कंक्लूड करा लें। मेंटेनेबिलिटी पर हाई कोर्ट क्या फैसला देगी कि बिल्कुल आप कर सकते हैं? सर सोशल मीडिया पे मेरी बात सुने, आप नैब में जाते हैं वहाँ पे तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जवाब सुन लें। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं बात करता, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, लोग व्लॉग्स में कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि दिलावर साहब जजमेंट रिजर्व करेंगे, जो प्लान के मुताबिक लोग अपनी दावे कर रहे हैं। लोगों का दावा ये है कि जी हुमायूं साहब रिजर्व कर लेंगे जजमेंट, हाई कोर्ट उसके 2-3 दिन बाद, 4 दिन के बाद कहेगी कि यार 2-3 सुनने के बाद हो सकता है एक ही दिन में सुन के कह दे कि दरखास्तें तो मेंटेनेबल है, केस तो मेंटेनेबल है। जो वो ये कहेंगे उसके घंटे बाद या 5 तारीख अगले दिन वो छुट्टियों पे जा रहे हैं,
अब वो लेके साथ जाएंगे फाइल उधर लंदन में, वो कहेंगे कि उधर उन्होंने फारिग कर दिया, तो मैं अब सुना रहा हूँ। समी साहब वो 1 से 5 तक छुट्टी पे थे, कोरिजेंडम जारी हुआ था, अभी 5 से आगे का रोस्टर आना है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि आगे हो गया है, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है 5 से आगे चलेगी। नहीं, वहाँ तो हो जाएगा, इसमें क्या मसला? ये भी सुनने में उनकी मर्जी, जब उनको इतराज नहीं छुट्टी करने का, उनकी छुट्टी मारी जा रही है, आपको क्या इतराज है? नहीं, मुझे कोई बाखुदा, मेरी क्या मजाल मैं जज साहब पर एतराज़ कर सकूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह थोड़ी होएगा कि रात को या शाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर दे, महफूज जो है सुना दे, तो उसके 15 मिनट के बाद वो भी वो फैसला सुना दें। 15 मिनट बाद ही 12 घंटे बाद अगले दिन सुना देंगे, सुबह 8 बजे अगले दिन अनाउंस कर देंगे। लेकिन कोई कानून की कोई बुनियाद, कोई सर जो आगे जाइए, अफरीदी साहब बैठे हुए हैं सर, वो और तो मज़ाहिर साहब साहब तक तो दिल्ली बहुत दूरस्त। उसकी रीज़न ये है कि मामला जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा चीज़ें मिल चुकी हैं, तब तक तो पता नहीं ये बेंच होगा कि नहीं, तब तो नई अपील जाएगी ना, उससे पहले हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट जो एक पॉइंट है, मैं वैसे क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ा कवर करते हैं, मेंटेनेबिलिटी जो है उसका फैसला किए बगैर दरख्वास्त का पूरा ट्रायल करा के तो आप फैसला सुना देंगे यार। सर वो फैसला रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। जो सोशल मीडिया पे प्लान चल रहा है, मैं पूरा पहले आपको बता दूं, प्लान ये है जो सोशल मीडिया ये प्लान तो नहीं है, ये तो ढकोसला है, ये तो सीधा ये तो वो बात है कि एक बंदे ने कहा। आपका बात इसी में है, आपका जवाब जो है ना इसी में है। ये रिजर्व करेंगे, हाई कोर्ट क्या देगी कि मेंटेनेबल नहीं है, जो हाई कोर्ट का ये फैसला शाम को जारी होगा या शाम को लंबी हियरिंग करके वो करेगी, अगले दिन सुबह दिलावर साहब कहेंगे जी तो भी अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट आ गई। अच्छा, ये तो फिर वही बात है, उनको अपील इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा कि नीचे से गिरफ्तारी हो जाएगी, सजा हो जाएगी, उसके नतीजे में फिर 62 अमजद परवेज साहब के जो दलाइल हैं बड़े कमाल के हैं। वैसे ये मरियम नवाज साहबा की लीगल टीम है जो अब इलेक्शन कमीशन की। जी सर, मरियम नवाज साहबा को इन्होंने बरी कराया, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक केस में बरी, बल्कि लाहौर के काफ़ी केसेस में बरी करवाया। ये बाहर भिजवाया भी इन्होंने था, वो को और वकील थे? नहीं, वो यही पार्टियां थी सारी। अमजद परवेज साहब भी थे, उस वक्त भी इन्होंने नैब के बड़े केस की दर्जियाँ बनाई थी। तो अब वही टीम सक्सेस रेट देखते हुए शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने हायर की है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा बड़े सब्र से बैठे हैं अकील साहब, इनसे ज़रा पूछते हैं, वगरना कहीं क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, ऐसा ना हो कि ये भी सुल्तान सिकंदर राजा साहब की तरह खफा हो जाएं, और उनकी खफकी जो है वो तो बहुत भारी पड़ सकती है किसी पर भी, कोई भी नाहल भी हो सकता है और तौहीन इलेक्शन कमीशन में भी उसको फंसाया जा सकता है। तो जनाब अकील साहब, अब अगर 4 अगस्त को पेश नहीं होते ज़ाती हैसियत में चेयरमैन PTI, तो इसका मतलब ये है, और इलेक्शन तो नहीं हो सकते अब 4 तारीख तक, तो ये बल्ले का निशान फिर जब्त हो जाएगा और ये अगले 2-3 दिनों में इधर से आ जाएगा फैसला कि वो नाहल हो गए हैं, जेल चले जाएंगे, और बल्ला भी फिर छीन लेगा इलेक्शन कमीशन। देखिए समीर साहब, जिस तरह अभी आपने एक तफसीली बात की कि जिस तरह सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जो केस तकरीबन अब आखिरी मराहिल में दाखिल है, तो इस वक्त अगर हुकूमती इत्तेहाद से उनकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछी जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो वो यही कहेंगे कि चेयरमैन PTI को आइंदा आम इंतखाबात से किसी तरह बाहर किया जाए, और जो बल्ले का निशान है किसी जादू के तरीके से जो वोट है उससे उसका निशान निकाल दिया जाए। तो एक मरतबा फिर गुज़िश्ता की तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सामने आ गया है, और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक चेयरमैन PTI को एक नोटिस जारी किया गया है, और उनको कहा गया है कि चूँकि उनकी जानिब से पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए, तो वो 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में पेश होकर वजाहत करें। और साथ ही जो आज नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर 4 अगस्त को वो पेश नहीं होते या उनकी जानिब से कोई वाज़े जो है वो वजाहत नहीं की जाती, तो इलेक्शन कमीशन आइंदा जो इंतखाबात हैं, कोई भी इंतखाबात होंगे, तो उसके लिए जो बल्ले का निशान है उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। PTI के लिए जो बल्ले का निशान है उसको जो है वो हटा देगा PTI से बल्ले का निशान। तो एक तरह से अगर हम ये सूरत हाल देखें तो हुकूमती इत्तेहाद के लिए ये एक बड़ी जो है ना वो एक सुनहरा मौका नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक एक नोटिस सामने आया और कहा गया कि अगर 4 अगस्त को आप जो है वो यहाँ पर वजाहत नहीं करते तो फिर हम आपसे बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, आइंदा आम इंतखाबात में आपको हिस्सा लेने का मौका नहीं होगा। तो एक जो आइंदा आम इंतखाबात में चूँकि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो उनकी जानिब से भी सर्वेज़ कराए जा रहे हैं, खुफिया सर्वेज़ हो रहे हैं कि जो आइंदा आम इंतखाबात में अवाम की क्या राय है। तो जिस तरह आप बेहतर जानते हैं कि अवाम में जो मेजॉरिटी है उनका आज भी ये कहना है कि उनका जो अच्छा उसमें मैंने जो देखा है ना सर्वेज़ में, यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर बहुत सर्वेज़ हैं,
कुछ सर्वेज तो हमें पता लगता है कि वो जालसाजी की हैं, यानी उसमें कट बड़े बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ सर्वेज ऐसे हैं कि एक बंदा एक बाज़ार में दाखिल हुआ है तो वो मुसलसल पूछता जा रहा है, 100 बंदों से उसने पूछा है तो 10 ने कुछ कहा, 20 ने कुछ कहा। वो जो सर्वेज हैं वो थोड़े आप मतलब वो भी कुछ साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आप उन्हें थोड़ी ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं। लेकिन वो जो कट टू कट है ना, हमें उन्होंने जोड़ के वो पता नहीं अपने ही बंदे पार्टी के जिसको उन्होंने ऊपर लेके जाना है या 50 में से 10 लगा दी, हाँ वो लगा दी। लेकिन ये बात अकील आपकी सही है, जो सर्वेज हैं उसमें एक चीज़ हमें नज़र आती है कि जो पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो चेयरमैन पीटीआई की क़यादत पर यकीन रखता है या उनके उम्मीदवारों को वोट देगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि कंपैरेटिवली उसकी तादाद ज़्यादा है। और ये इसको कोई जो मैंने देखे हैं, बाकी आप लोगों ने भी अगर देखे हैं, इफ़ यू गाइस कैन। देखिए जो पीटीआई चेयरमैन थे ना, वो कल या परसों का उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि देखिए आपने मुझे नाअहल करना है कर दें, आपने मुझे गिरफ्तार करना है कर दें, लेकिन आप इलेक्शंस कराएंगे ना, मैं अंदर भी होऊंगा, नाअहल भी होऊंगा, तब भी मैं जीत जाऊंगा, पार्टी जीत जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, वो जब भी बात करते हैं वो इस मुल्क की बात करते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको इसी केस से रिलेटेड, अकील मौजूद हैं, वो मुझे सेकंड करेंगे। बात यह है कि जब मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इलेक्शन ड्यू हुए, हाँ। उनका मुकदमा पिछले साल से चल रहा था, चलता आ रहा, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया, उसमें फिर नून लीग टाइम मांगती रही। एंड में उन्होंने मार्च में आके कहा कि फरवरी में कहा कि जी हमारा, क्योंकि सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की कई सरकारी इंटरनेशनल मसरूफियात हैं, तो मुश्किल है टाइम, तो लिहाजा थोड़ा टाइम दे दें। फिर उनको मार्च का टाइम मिल गया। अब जब वो मार्च में आए तो फिर उन्हें कहा गया, मार्च के स्टार्ट में उन्होंने कहा जी बस ये अब 2 हफ्ते हमें और दे दें तो हम जो है ना इसमें इलेक्शन करा देंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब बेंच को हेड करे तो उन्होंने कहा हम आपको 2 महीने देते हैं। जी वाह, क्या दरिया वो जनाब खुली खैरात बन जाओ, मर्जी 2 महीने मीटिंग छोटी जी करके एक दो नॉमिनेट करके आ जाओ। साथ ये भी कहा और चाहे डमी सही गई करा तो दो। अच्छा उसके बाद 2 महीने गुजरे। अच्छा ये आप 2 महीने गुजरे एक ब्रेक में, ये बात बड़ी मज़ेदार है। मैं चाहता हूँ कि आप तफसील से बयान करें, ब्रेक पर जाना है और मतलब आप भी ज़रा सुने, पता चले कि वतन अज़ीज़ के हालात कैसे हैं, इदारे कैसे चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक जी। ज़ुल्करनैन, आप इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने का टाइम जब पूरा हुआ, वो ग़ालिबन कहीं अप्रैल के एंड में आके ही वो पूरा हो गया था। और लॉ विंग में क्योंकि जो ऑर्डर दिए जाता है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो देखते हैं इसमें कौन सी डेट दी हुई है, वो रूटीन में उनको फिक्स करते रहते हैं केसेस को। अब वो केस इसी रूटीन में आगे फिक्स हुआ तो अचानक से वो डीलिस्ट हो गया। जब हमने टिकट्स वगैरह उसके चलाए कि क्योंकि उसमें हतमी नोटिस था शहबाज शरीफ साहब को बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट कि अब अगर आपने इलेक्शन ना करवाए जो आपने गिवन टाइम के अंदर, तो नून लीग से शेर का निशान वापस ले लिया जाएगा, नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। ऐसा क्योंकि करना नहीं था साहबों ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और बाकी उनके मेम्बरान ने, इसलिए वो केस डीलिस्ट कर दिया गया। वजह ये बताएगी कि बेंच अवेलेबल नहीं है। अच्छा बेंच में होता कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या जो 4 मेंबरान है, या ये 2 बैठ जाएंगे, 3 बैठ जाएंगे, 4 या पूरे 5 बैठ जाएंगे। नॉर्मली 3 बैठते होते हैं। अब ये वही सारे लोग हैं जो ये 5 ही बंदे हैं, इन्होंने फिर के आना। इन्होंने इमरान खान के पीटीआई के खिलाफ सारे केसेस सुन रहे हैं, फवाद चौधरी के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस सुन रहे हैं, असद उमर का सुन रहे हैं, हर बंदे का केस सुन रहे हैं, लेकिन वो फटा वो बेंच अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर बैठ के इन्होंने ये वाला केस सुनना था। नून लीग के इलेक्शन भी हो गए, अब खुद का डमी से करा दो, उन्होंने करा दिए। चले हम कहते हैं सही इलेक्शन हुआ, डमी नहीं हुआ, उसके बाद स्पीड से चलेगा। अच्छा मुझे एक और इम्पॉर्टेंट इशू है अकील, या आप मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, ये जो डिजिटल सेंसेस है वो हम वहाँ से मंजूर करवा लेंगे। अच्छा अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी जो 2 वज़राए आला हैं वो निगरान हैं, वो इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं है। अच्छा और उसके बाद अगर सेंसस के बाद डिलिमिटेशंस हो तो हलकों की यानी सीट्स की तादाद कम हो या ज़्यादा हो तो उसकी अप्रूवल जब तक आइनी तरमीम के ज़रिए ना ली जाए वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से डिजिटल सेंसस मंजूर करवा के उसकी डिलिमिटेशंस करेंगे सब। तो ये एक टोटल गैर कानूनी सारा कारखाना है सारे का सारा।
इलेक्शन कमीशन भी इसको फिर इसी के तहत करेगा सब कुछ? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ? प्रेसिडेंट है, छोटी सी बात करूंगा फिर आप वकील की तरफ जाइएगा। पहला ये कि जैसे डिग्री होती है ना, वैसे वज़ीर आला होता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको आइन की बात की थी, आपने कहा था जिस वक्त कोई आइन शाइन नहीं है, जो जिसके मुंह में आ रहा है वो कर रहा है, तो ये प्रेसिडेंट वहाँ पे आता है। दूसरा ये 2018 के इलेक्शन में आपको याद होगा, पहले पंजाब की 148 सीट्स होती थी। इन्होंने आइनी तरमीम जो आर्टिकल 51(3) है उसको छेड़े बगैर ही इन्होंने लेजिस्लेशन के ज़रिए ही वो 148 से कम करके 141 कर दी थी, और KP की गालिबन को सीटें बढ़ा दी थी इन्होंने। वही फार्मूला भी अडॉप्ट करेंगे, ये 51(3) की तरफ जाएंगे। नहीं, लेकिन तब तो पार्लियामेंट ही नहीं होगी ना, कहाँ से मंजूर करवाएंगे ये? जितों पहले हुई थी सेंसस के बाद नहीं जी, देखें सीरियस टॉक। हाँ। मुझे आप ये बताइए कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, उसमें आप डिजिटल सेंसस कंप्लीट मान लेते हैं, उसके बाद आप डीलिमिटेशंस करते हैं। जिस वक्त आप डीलिमिटेशंस करेंगे वो तारीख है 9, 10, 12 के बाद की जी। तो उस वक्त पार्लियामेंट मौजूद, कौमी असम्बली नहीं है ही नहीं है। तो फिर कैसे अप्रूव करवाएंगे उसको? सर आइनी तौर पे आपकी बात 200% दुरुस्त है। अकील, व्हाट डू यू से? समीर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहना था कि इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे पहला जो मामला जिस तरह आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन का भी ये मानना है कि इस वक्त जो दो सूबों में जो निगरान हुकूमतें हैं वहाँ पर से इलेक्टेड हुकूमतें वहाँ पर नहीं हैं, इलेक्टेड वज़ीर आला वहाँ पर नहीं हैं। पंजाब और KP में इस वक्त निगरान वज़रा आला हैं और उनके एक जो है वो स्पेसिफिक उनका मैंडेट है सिर्फ इंतखाबात कराने का। तो इलेक्शन कमीशन का इस पर यह मौक़िफ़ है कि निगरान वज़रा आला जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो एक मरदमशुमारी का मामला है उसकी मंजूरी जो है वो देने के अहल नहीं है। इसके लिए जो इलेक्टेड वज़ीर आला होंगे उनकी राय ज़रूरी है। और दूसरा वज़ीर आला जो सिंध है मुराद अली शाह, वो इससे कबल ये कह चुके हैं कि उनको जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो कबूल नहीं हैं और वो अगर CCI का इजलास होगा तो ये मामला उसमें उठाएंगे। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। अगर ये मामला जिस तरह ये ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत ने जो आइंदा हफ्ते CCI का इजलास बुलाया है, तो अब हुकूमत के ख़त्म होने में तकरीबन आज 2 तारीख है, 7 से 8 दिन रह गए हैं। अगर रमा हफ्ते भी हुकूमत CCI का इजलास बुलाएगी तो इस तरह तो नहीं होगा कि चारों वज़रा आला आएंगे और वो एक ठक ठक तक मंजूरी देंगे और अप्रूवल हो जाएगा। वो चले दे भी दें और दूसरा उसमें लेकिन राइट ही नहीं है। अगर कानूनी तौर पर हक ही नहीं है निगरान वज़ीर आला को इतने अहम मामले का, तो किस तरह वो ये इसको और कौन मानेगा? इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? समी साहब, दूसरा इसमें जो मामला है उसके बाद अगर अप्रूवल हो जाती है और हुकूमत इसको नोटिफाई कर भी देगी तो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ करनी हैं 2000 जो ये ताज़ा तरीन मरदमशुमारी पर, उसके लिए आइन के आर्टिकल 51(3) में जो तरमीम है आइनी, वो बुनियादी एक ज़रूरत है। उसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट से आइनी तरमीम पास करवाई जाएगी 2/3 अक्सरियत से, जबकि जो अब ये असम्बली है उसकी मुद्दत तकरीबन 7 दिन रह गई है। तो एक चीज़ जो है वो ये नाकाबिले अमल एक चीज़ नज़र आ रही है कि जब 7 दिन चैलेंज होने के बाद आपके इलेक्शन डिले में चले जाएंगे, हो ही नहीं पाएगी। इसका तो हल मुझे ये नज़र आ रहा है जो आपकी जिस तरह मेरी समझ आ रही है। बाकी बैठे हुए जनाब बताएं, आप भी बैठे हुए, आपका क्या इस पर एक दफ़ा जस्टिस अजमत सईद साहब ये तो बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा का। सर जस्टिस अजमत सईद साहब एक दफ़ा एक केस सुन रहे थे इंतखाबी इस्लाहत से मुताल्लिक। उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया कि जी हम अखराजात रोकने के करने के लिए कानून मीटिंग बंद कर दो, ये कर दो। पूरा उन्होंने एक प्लान पेश किया, वो सारा सुनने को उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप इलेक्शन पे पाबंदी लगा दें। जितने आपने पाबंदियाँ लगाने की और जिस तरीके से आप ये कराना चाह रहे हैं ना, आप इलेक्शन ही बना कराएं, छोड़ दें, पर्चियाँ डाल लिया करें। लेकिन एक जो और अफसोसनाक बात है, ओपनली ये कहा जा रहा है सारे जो चहेते एंकर्स हैं कि जी कौमी असम्बली का इलेक्शन 15 करोड़ में लड़ा जाएगा, सूबे का इलेक्शन 10 करोड़ में, और जो इलेक्शन कमीशन की ख़र्चा करने की जो लिमिट है वो सिर्फ लाखों में है। तो उस लिहाज से ये जो सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं ये गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी है। उसको बढ़ा दिया गया है जो तरमीमी इन्होंने कितनी बढ़ाई? करोड़ों में तो नहीं गया होगा ना। उसकी वजह रीज़न उसकी ये दी है करोड़ 10 करोड़ तो नहीं है ना। यस। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये अकील भी हमारे साथ थे, हमें इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रेनिंग करवाई थी। उस ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया था कि अगर फ़र्ज़ करें एक कैंडिडेट की लिमिट है 20 लाख रुपए और वो 20 लाख अपने अखराजात करता है, अपने अकाउंट से शो कर देता है कि मैंने ये किए, उसकी पार्टी ने अगर 50 करोड़ रुपए इलेक्शन कैंपेन पे खर्च कर दिए ना पूरे मुल्क में, टीवी पे ऐड दे दिए, अखबारों में दे दिए, तो वो तमाम कैंडिडेट्स पर डिवाइड होंगे। अगर वो डिवाइड होके इस कैंडिडेट ने अपने 20 लाख पूरे खर्च कर दिए, इसके हिस्से में 3 लाख आ गए, तो वो ओवर एक्सपेंडिचर होगा, तो ये क्रॉस लग जाएगा इसके ऊपर। ये इलेक्शन कमीशन सारे बाहर है इस हिसाब से। तो अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए
इजाज़त दीजिए नाज़रीन, ड्रामा चल रहा है, कल भी ड्रामा होगा और हम आके आपको नरेट करेंगे। कोशिश हम करते हैं कि आपको पूरी सेंस में वो चीज़ें आपको पता चल जाएं जो हम वहाँ पर देख के आए हैं, और इसमें हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम किसी इदारे की तौहीन के मुर्तकब ना हों। हम कोई ऐसी बात नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं, ना ही करने पर बिलीव करते हैं। बताते हुए अगर कुछ ऐसी बात निकल जाए हमारे मुंह से तो उसके लिए हम पेश की माज़रत खा। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।